ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 29वीं कड़ी। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। नमस्कार। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 29वीं कड़ी, जो कि श्रोताओं के पत्रों पर आधारित है, उसमें आप सबका स्वागत है। आज इस कड़ी में हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ हैं विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर, WWF इंडिया में क्लाइमेट चेंज डिवीजन के निदेशक श्री TS पवार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और साथ ही इस धारावाहिक के समन्वयक भी हैं। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। त्यागी जी, अब तक हमारी 28 कड़ियाँ प्रसारित हो चुकी है। क्या कहेंगे अब इस धारावाहिक के बारे में? देखिए, इसमें जैसा कि जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कहें कि एक पूरा विज्ञान है, और जो जलवायु बदलाव की बात हो रही है उसके पीछे का क्या विज्ञान है, और उससे जो हमारी आर्थिक व्यवस्था पे या कहें कि सामाजिक व्यवस्था पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से इसको हमने 5 या 6 मुख्य सेगमेंट्स में बांटा था, जिसमें कि सबसे पहला यही था कि जलवायु क्या है और जलवायु परिवर्तन से हमारा क्या मतलब है। फिर आगे की कड़ी में जो ये बात थी कि इससे क्या परिवर्तन या बदलाव सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप पे जो होगा, तो ऐसी जो समस्या आएंगी वो सारी, यानी कि उसके विज्ञान को समझना, फिर उसके जो प्रभाव हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें कि जब धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो कुछ उसके लाभकारी प्रभाव भी होंगे, सारा कुछ हानिकारक ही नहीं है। तो वो हमने समझने की कोशिश करी। और एक बहुत मुख्य विषय था इसमें कि ये आज एक सच्चाई है कि अब ये बदलती जलवायु परिवर्तन के साथ हमें रहना पड़ेगा। तो क्या तरीके हम अपनाएं, हमारी खेती किसान के लिए क्या वो होगा, अगर हम स्वस्थ की बात कर रहे हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी पड़ेंगी, और कैसे पूरा जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो एक मुद्दा अभी तक कहें कि बहुत से सेमिनार सिम्फोजिया में डिस्कस हो रहा था, उसका जो डायरेक्ट प्रभाव है आम आदमी पर क्या पड़ने वाला है, वो हमने इस धारावाहिक के जरिए समझने की कोशिश करी और अपने सारे श्रोताओं को इसमें शामिल भी किया कि जो भी आप कड़ी सुनते हैं उससे अगर कोई संबंधित आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें लिख भेजें, और उसका जवाब हमारे जो स्टूडियो में जो एक्सपर्ट आएंगे उनके द्वारा दिया जाएगा। और कुछ पत्र आए हैं आज श्रोताओं के, इनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर पराशर जी, आप विज्ञान प्रसार के निदेशक हैं और विज्ञान प्रसार इस धारावाहिक के अलावा अन्य बहुत सारी गतिविधियां चलाता है। ये तो एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम है उनके लिए, लेकिन विज्ञान संचार को लेकर के वैज्ञानिक सोच और समझ और चिंतन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाता है। थोड़ा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब। विज्ञान प्रसार विगत 30 वर्षों से विज्ञान के लोकप्रियकरण, जनप्रियकरण और विस्तार में और उसके प्रसार में लगा हुआ है, और तमाम जितने भी माध्यम आज हम देखते हैं हमारे सामने आते हैं, उन सब के जरिए वो सतत रूप से काम करने में लगा हुआ है। विगत 30 वर्षों के अंदर करीब 250 से ज्यादा मौलिक पुस्तकों का लेखन किया है, और इसी तरह से तमाम ऑडियो वीडियो जो भी सामग्री है उसको एकत्रित करके हमने उसे इन माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा की है। एक बहुत बड़ा महोत्सव आप लोग अभी हाल ही में आयोजित करने जा रहे हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसके बारे में हमारे सुनने वालों को जरा विस्तृत रूप से बताइए। आजकल पूरे विज्ञान प्रसार के अंदर पूरा एक माहौल सा बना हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2019, ये IISF की श्रृंखलाओं में 5वीं कड़ी है।
इस साल ये कलकत्ता में नवंबर 5 से 8 के दरमियान होगा और इसके अंदर करीब पिछली बार से ज़्यादा 28 इवेंट्स होंगे। इसके अंदर अलग अलग इवेंट्स होंगे जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में एक फेस्टिवल का सा माहौल होगा, जिसके अंदर एक साइंस विलेज होगा जिसमें करीब 2500 बच्चे देश के कोने कोने से आएंगे, जिसके अंदर हर एक सदस्य लोकसभा और राज्यसभा जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम के अंदर उन बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे। इसके अलावा एक यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस होगा जिसके अंदर करीब 1500 प्रतिभागी होंगे जो 45 साल से कम उम्र के वैज्ञानिक हैं, जो आपस में चर्चा करेंगे और उनको नई नई बातों के बारे में पता लगेगा और खासकर हमारे देश में किस तरह से कहाँ वो अपने रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रम है। इस बार एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम वैज्ञानिका रखा गया है उसका भी आयोजन होगा, जो बहुत ही आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। इसके अलावा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीडिया कॉन्क्लेव है। साइंस फिल्म फेस्टिवल तो शुरुआत से हम करते ही आ रहे हैं, वो भी होगा। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मीट होगी। इस बार दिव्यांगजनों के लिए भी उसके अंदर कार्यक्रम होगा। इस तरह से करीब 28 अलग अलग कार्यक्रम होंगे और ये 4 दिन चलने वाला कार्यक्रम कलकत्ता के विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर, साइंस सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के 2 कैंपसेस हैं, एक जादवपुर में और एक सॉल्ट लेक में, वहाँ पे इसका आयोजन होगा। सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में हम सब जानते हैं, उससे बढ़िया जगह और क्या हो सकती है विज्ञान फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की, तो वो जगह हमने साइंस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी है। और फिलहाल अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.scienceindiafest.org, तो इस पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें एक आपका आईडी जनरेट होता है और आईडी जनरेट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलता है। इसके हिसाब से हमें पता लगता है कि आप कब आएंगे, कौन सा इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप पूरे फेस्टिवल को आप अटेंड कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है और इस तरह के महोत्सव से भारत में आम लोगों के बीच में, खास करके जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके बीच में विज्ञान के प्रति जो उत्सुकता है, विज्ञान के प्रति जो समझ है, विज्ञान के क्षेत्र में जो कैरियर की संभावनाएं हो सकती है, उन सब के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी मिलेगी। हमारे साथ हैं श्री पवार जी। पवार जी, आप WWF इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी से रिलेटेड जो विभाग है उसके निदेशक हैं। WWF इंडिया का एक विस्तृत कार्य क्षेत्र रहा है, भारत के अलावा उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होता रहा है। जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करते हैं और कोई भी दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है, खास करके अभी हाल ही में जैसे पटना में बाढ़ की स्थिति हो गई थी अचानक बारिश के कारण, इस तरह को लेके लोग जो है कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। आप जलवायु परिवर्तन को किस रूप में देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को देखते हुए आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जलवायु परिवर्तन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू है। हम लोग, जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअल इंसिडेंट्स, ये जो पटना में एक्सट्रीम बारिश की आपने बात की, तो इसको डायरेक्टली अभी जलवायु परिवर्तन से लिंक करना एक रिसर्च का मुद्दा होगा। बट एक चीज़ निश्चित है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ता जाएगा, जो हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे वो अधिक मात्रा में वर्षा हो, फ्लड्स हों, ड्राउट्स हों, हीट वेव्स हों, उनकी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जाएगी। तो जब हम इस तरह के इंसिडेंट्स को देखते हैं तो स्पेशली एक लंबे अरसे तक उसकी मेजरमेंट करके तभी किसी निश्चित डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन से लिंक्ड है या नहीं। मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसा कि आप जलवायु परिवर्तन और एनर्जी दोनों प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आज भी हमारी जो ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं वो फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला या ऐसा चीज़ें जलाकर ही करते हैं। कार्बन फुटप्रिंट की बात इसमें आती है और कार्बन और CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से हमारा जो तापमान है वो बढ़ रहा है और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और एक मुद्दा और है जो हमारे पत्रों में भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पूछा है कि क्या जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का क्या कोई डायरेक्ट संबंध है क्या इन दोनों चीज़ों में? जनरली ये कहा जाता है कि प्रदूषण जो है वो एक अलग विषय है, उसका क्लाइमेट चेंज से कोई संबंध नहीं है, पर आपका क्या कहना है इस विषय पर? जी, जैसे आपने बताया अभी कि ऊर्जा जो है, जो हमारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा सोर्स हैं जैसे कोल वगैरह, उससे
जो एमिशंस निकलते हैं कार्बन के, तो वो एक काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूटिंग सोर्स हैं जो इन दोनों मुद्दों पर, लोकल एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन इशू और ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो दोनों में कॉमन है। इसमें अगर हम देखें तो अभी जैसे इंडिया में हमारी 22% अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से ऊर्जा जनरेट हो रही है, लेकिन मेजर हमारा अभी भी कोल और गैस पे बेस्ड है। तो हमारी भारत सरकार का ये जो एनडीसी हमने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट की है, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम 2030 तक 40% एनर्जी जनरेशन भारत में नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से करेंगे। तो क्योंकि एनर्जी यूसेज इन दोनों मुद्दों से लिंक्ड है, अगर हम देखें एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में बहुत लिंकेज भी है। जैसे काफ़ी हमारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो ब्लैक कार्बन निकलता है, जो कार्बन पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, वो ब्लैक कार्बन सन रेज को एब्जॉर्ब करता है लोअर एटमॉस्फेयर में और उससे हीटिंग बढ़ती है। ऐसे ही एक हमारा सल्फेट एरोसोल्स हैं जो डीजल में या जो कोयला में सल्फर होता है, वो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे कूलिंग होती है थोड़ी बहुत। एक और पोल्यूटेंट है एयर पोल्यूटेंट ग्राउंड लेवल, जो जमीनी स्तर पे ओजोन होती है, वो भी एक हीटिंग का एलिमेंट है। अच्छा, वो ओजोन किस चीज से पैदा होती है, जो ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है? तो जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है वो जब हाइड्रोकार्बन्स हमारे हैं वो और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो उससे ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है, जो कि हमारे शरीर के लिए तो हानिकारक होती है, लेकिन वो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत नुकसान करती है। अच्छा। तो ये तो बात हुई जो एयर पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट है। इसका एक रिवर्स फैक्टर भी है कि क्लाइमेट चेंज का एयर पोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट है, कि जैसे जैसे हमारी वर्षा कम होती जाएगी या कुछ स्पेल्स होंगे जो काफ़ी ड्राई होंगे, तो उसमें हमारे जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो काफ़ी देर तक वायु में रहेंगे, उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। दूसरा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो यही जो ओजोन फॉर्मेशन की बात है, ओजोन का स्तर भी बढ़ेगा। हाँ। तो क्लाइमेट चेंज भी हमारे एयर पोल्यूशन सिनेरियो को और ख़राब कर सकता है। और इन दोनों का कॉमन कॉज है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, तो इसलिए हमें सोल्यूशन भी उसी डायरेक्शन से मिलेगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से, एनर्जी एफिशिएंसी से हो, तो इस डायरेक्शन में। और इससे हमें दोनों मुद्दों पर फायदा होगा, हमारी लोकल एनवायरनमेंट भी अच्छी होगी और ग्लोबल एनवायरनमेंट भी अच्छी होगी। बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो एक सवाल जहन में आता है, मेरे भी आता है कि हमने बचपन में ये पढ़ा था कि वातावरण में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात जो है वो बना रहा हमेशा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा से जो एटमॉस्फेयर है उसका हिस्सा रही है। तो अब क्या दिक्कत है अगर थोड़ी सी जो कहें कि CO2 अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअली नेचर में हर चीज़ बैलेंस में अच्छा होता है, और जो अर्थ का जो शुरू से ही प्री हिस्टोरिक टाइम से चलता आया, जो मात्रा हम नापते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, एक्चुअली वो 280 औद्योगिक क्रांति से पहले जी। हाँ, ये बड़ी रोचक बात है कि जब से ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ, कहें कि ऑक्सीजन आधारित जीवन धरती पे पनपा, और औद्योगिक क्रांति तक हवा का जो मिश्रण था उसमें बदलाव नहीं आया। वो वही कहते थे कि 22 या 23% ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन है, और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ये अनुपात नहीं बदला। और जब से औद्योगिक क्रांति हुई, हमने कोयला और प्राकृतिक गैस और तेल को जलाना शुरू करा, तो CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ गई और तब से दिक्कत आने लगी। जी, एक सवाल और था जो मैं डॉक्टर नकुल पाराशर से और डॉक्टर पवार दोनों से पूछना चाह रहा था कि CO2 बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, और उसने जो पहाड़ों पे जमी बर्फ़ है या जो ग्लेशियर वो पिघलने लगे और उसका पानी जो समुंदर में आ गया, और समुंदर का जो स्तर है वो बढ़ा। और कहीं मैंने पढ़ा था कि लगभग 33% जो दुनिया की आबादी है वो तटीय इलाके में रहती है। तो अगर पानी का स्तर बढ़ने से पानी अंदर तक घुस गया तो इतनी बड़ी आबादी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा
उसके लिए क्या तैयारी हमारे पास है, अभी कुछ है क्या? जी, ये काफ़ी गंभीर विषय है जो आपने रेज किया है। और इसमें एक्चुअली अगर हम पहले देखें तो हमारे जो नेचुरल सिस्टम्स थे वो सी लेवल राइज को कुछ हद तक रोकते थे, और जो पॉपुलेटेड एरियाज थे उसमें नहीं इम्पैक्ट होता था इतना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, लोग बाग कोस्ट के और करीब जाना चाहते हैं, वहाँ पे घर बनाते हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि सी लेवल राइज हो रहा है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो जो आपने बताया कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, स्नो, और दूसरा जो है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे पानी का थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और उसकी वजह से भी जल स्तर यानी बढ़ कि रहा है। दो हैं। ये बात तो वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पानी जो है गर्म करने पे फैलता है, तो वो टेम्परेचर बढ़ने से एक जो उसका कहें कि फैलाव जो है वो हो गया और पानी और ऐड हो रहा है, तो ये दुगनी मार हो गई मतलब एक तरीके से। जी। और दूसरा कि लोग बाग नेचर से थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं। जो कोस्टल बेल्ट पे जो नेचुरल पेड़ पौधे वगैरह होते थे जो उसको रोकते थे, उनकी मात्रा कम होती जा रही है, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। अभी जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने न्यूयॉर्क क्लाइमेट समिट में ये अनाउंसमेंट की थी कि भारत ने लीड ली है एक कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये सेटअप किया गया है जिसका सेक्रेटेरिएट दिल्ली में होगा, और इसमें बाकी देश भी ज्वाइन करेंगे जो यूएन के मेंबर्स हैं। और ये बन चुका है या बनना है? ये अभी अनाउंस हुआ है, बिल्कुल। और इसमें अभी रिक्विजिट जो मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे और फिर इसका सेक्रेटेरिएट दिल्ली में इस्टेब्लिश होगा, जिसमें कि टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज एक्सचेंज और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ताकि जो हमारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे या जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको हम कैसे क्लाइमेट प्रूफ कर सकें, क्लाइमेट रिजिलिएंट बना सकें, ताकि ये जो हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते जाएंगे उनका इम्पैक्ट उन पे कम हो। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा जो बाढ़ जैसे आती है तो बहुत बर्बादी हो जाती है, तो बाढ़ इतनी या जितनी अभी आई है उसको झेलने की ताकत हम में रहे और जीवन जो है वो सामान्य रूप से चलता रहे, इस तरीके के जो बुनियादी ढांचा है वो तैयार करने की बात हो रही है। सर, डॉक्टर पारेशर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब हम बात करते हैं ना कि इतनी सारी आबादी के लिए हम और क्या सॉल्यूशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि यही बात कही जाती है कि ये दिक्कतें बढ़ती विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से आई, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है, जो समस्याएं आई हैं, उसका सॉल्यूशन भी इसी से निकलेगा। तो भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को साथ लेके चलें? जी, वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, तो बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं और पूरी तरह से आगाह हो चुके हैं कि हमारे सामने ये परेशानी आने वाली है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम, जिसके अंदर एक वॉर रूम बने, एक सेंटर बने जो इससे निपटने की तैयारियां करें और इस सब के बारे में अपने संस्तुतियां प्रदान करें ताकि ये विश्व भर में लागू की जा सकें। भारत का ये दायित्व, जिस तरह से, जिस नेतृत्व की भावना से इसको लेके आगे बढ़ रहा है, ये वाकई में सिर्फ ना सिर्फ इसलिए कि मैं भारतीय हूँ, बट पूरा विश्व इसको सराहा रहा है। और अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुए कॉप की बैठक के अंदर इस बात पे काफ़ी चर्चा हुई और देश विदेश से तमाम लोगों ने कई दिनों तक बैठ के इस पर चर्चा करी। विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी वहाँ पे था और वहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन सब के बारे में पता लगा। कुछ का कहना था कि इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ये कहा जा रहा है, इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है, परंतु कुल मिला जुला के देखा जाए हकीकत तो यही है कि हम तो अभी से महसूस कर रहे हैं इस बात को, और उससे ज़्यादा उसकी जो शिद्दत है वो महसूस की जाएगी आने वाली नस्लों को। तो अगर हम इसको पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से देखें तो हम इससे निदान पा पाएंगे। निश्चित रूप से जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान के भी प्रयास किए जाते हैं। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अपना महत्व है। अब हमारा समय हो रहा है त्यागी जी की कुछ श्रोताओं की बातें भी की जाए जो बिल्कुल आप देख रहे हो कि आज जो पत्र आए हैं हमारे पास देते ही रहते हैं। तो अब समय को देखते हुए कुछ पत्र हम लोग शामिल कर सकते हैं, तो आप थोड़ा उन पत्रों के बारे में बताइए। बिल्कुल, आज जो पत्र हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, मैं पहले तो नाम बता दूं उनके।
इसमें से कुछ पत्रों में तो ऐसा है कि जो हमने सवाल पूछे हैं हर कड़ी के बाद उनके जवाब हैं, और जिन पत्रों को आज अपने कार्यक्रम में शामिल किया है ये अमित कुमार जी हैं। हालांकि इनका जो पत्र हमें ईमेल से प्राप्त हुआ था तो इन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा है, तो भविष्य में मैं चाहूँगा कि ये अपना पूरा एड्रेस लिखें। और दूसरे हुक्म सिंह कटारिया जी हैं खरगोन एमपी से, और ये सृष्टि पांडे लखनऊ से हैं। एक है तूफान डांगी पटेल, गांव कोटला बहादुर मंदसौर, ये भी एमपी से हैं। और डॉक्टर हेमंत कुमार हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार ने शुभकामनाएं भेजी थी स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हमारे कार्यक्रम के लिए। और ये डॉक्टर पुष्कर कलाम, राजेश पुष्कर उदयपुर से हैं। राहुल कुमार बांका बिहार, जय कृष्ण कुमार ये भी बांका बिहार से हैं। ये रामदास हैं 26 वर्ष के, सिवनी मध्य प्रदेश से। और संजीव कुमार जिनका पत्र हमें हर कार्यक्रम में और मैं कहूँ कि हर कड़ी का जो है वो जवाब हमारे लिए भेजते हैं, संजीव कुमार जी करनाल से। तो ये हमारे बहुत ही समर्पित श्रोता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मेनली श्रोताओं ने एक ही बात कही थी कि ये पूरे मुद्दे को लेके एक डर का माहौल जैसा जो है वो हमारे दिमाग में बैठ गया है, क्या स्थिति इतनी खराब होने वाली है। तो सर जैसे आप कह रहे थे कि कोप में भी जो अभी नोएडा में संपन्न हुआ वहाँ पर भी 2 ग्रुप थे, एक कह रहे थे कि हालात बहुत ख़राब हैं और दूसरा कह रहा था कि हालात ऐसे नहीं हैं। तो वास्तविक स्थिति क्या है कि एक किस्म के डर के माहौल के साथ हम ना जिए। हाँ, अपने जीवन शैली को हम थोड़ा सुधारें, जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अननोन फियर जो बैठ गया है ये समाचार पत्रों से पढ़ते हुए, किताबों से पढ़ते हुए, उससे बाहर निकल कर जिएं। तो फाइनल वर्ड मैं आप दोनों से लेना चाहूँगा कि हम क्या करें और किस रूप में इस बदलती जलवायु परिवर्तन और गर्माती धरती को हम देखें। सचेत रहना बहुत ज़रूरी है और घबराने से तो कोई निर्णय नहीं निकलता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक और ख़ासकर वैज्ञानिक और आम जनमानस को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं तो हम बिना किसी बहुत बड़े नुकसान के, बिना किसी बहुत बड़ी मेहनत के उस जगह, उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि ये विज्ञान का कार्यक्रम है और हमें जो साइंस हमें लीड्स देता है उसको मानते हुए आगे चलना चाहिए। आज की तारीख में ये काफ़ी हद तक साबित हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का इशू एक एस्टेब्लिश्ड प्रॉब्लम है। इसका हमें मिल के, इंडिया में ही नहीं बट ग्लोबल इशू है तो सब देशों को मिल के इसका सॉल्यूशन निकालना है। और इसके कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये क्रिएशन भी साइंस और टेक्नोलॉजी की है। लेकिन साथ साथ हमें अपने लाइफस्टाइल को भी सुधारना होगा। अभी ये तो मुश्किल होगा कि हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जाएं और उस तरह से रहने लगें, क्योंकि आज की लोगों की उम्मीद और एस्पिरेशंस हैं। तो उसको देखते हुए हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस और साथ साथ अपनी जीवन शैली के जो लाइफस्टाइल रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं वो लेने होंगे। और एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीज़न अगर हम सब बन सकेंगे तो हम लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी दोनों को टैकल। निश्चित रूप से ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वातावरण के प्रति सजग एक जागरूक नागरिक बनना है हमें, और इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सिर्फ सरकारी अभियानों से इस कार्यों में सफलता नहीं मिल सकती है। और सुनने वालों से ये निवेदन है कि वो जब भी ईमेल से भेजें तो अपना पूरा पता ज़रूर लिखें, क्योंकि उनका सिर्फ नाम आता है। अगर लकी ड्रॉ में उनका नाम चुना जाता है तो फिर उन्हें हम जो इनामी किट होते हैं वो विज्ञान प्रसार द्वारा नहीं भेजा जा सकेगा। तो थोड़ा इसके लिए भी वो सावधानी बरतें। आप सभी सुनने वालों को और हमारे सभी विशेषज्ञों को नवरात्रि और दशहरा की शुभकामनाएं। आप सब हमारे कार्यक्रम में आए और सुनने वालों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धरती तपता अंबर उमल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले।
बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 29वीं कड़ी सुन रहे थे। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह का था। आमंत्रित विशेषज्ञ थे डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं समन्वयक विज्ञान धारावाहिक, और डॉक्टर T.S. पवार, निदेशक जलवायु एवं ऊर्जा कार्यक्रम WWF इंडिया। संचालनकर्ता दिलीप झा और प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार। हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों का। अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय ज़रूर लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।